फाइंड सीएम ऑफ द एरो शेप प्लेट फ्रॉम इट्स टेल, यानी एक एरो शेप एक प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास कहां से निकालना है? फ्रॉम इट्स टेल। देखो ये एरो अगर है तो ये एरो का ये हेड कहलाता है, ये टेल कहलाता है। कहता है इसके टेल से इस पूरे एरो शेप जो प्लेट है उस प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो हमें इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इसको हम लोग टेक्निकली कैसे आगे बढ़ेंगे। सेंटर ऑफ निकालना है, सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे जो पोर्शन है हमारा, जो वर्टिकल पोर्शन जिसको कहते हैं हम लोग, जो रेक्टेंगुलर शेप का है, ये यूनिफॉर्म है। और ये जो साइड है, यानी जिसको हम लोग एरोहेड कहते हैं, जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस तीनों साइड इसका इक्वल है, यानी तीनों एंगल 60-60 करके होगा। तो अगर इसको हमें निकालना है तो इसको दो तरह से आप निकाल सकते हो, इसका सेंटर ऑफ मास। एक तो डायरेक्ट आप ये कर सकते हो कि इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस पोर्शन का, चूंकि यूनिफॉर्म है तो बिल्कुल कहीं मिडिल में कहीं होगा। और इसी तरह से ये भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शेप का है, तो इनका भी जो मास होगा या सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे होगा वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये सारी बातें अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी इसको लेके चल सकते हैं, या नहीं तो इसको अगर हम चाहें कि एक्स वाई एक्सिस के अलोंग इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो एक्स वाई एक्सिस की तरफ इसको देखने के लिए हमें थोड़ा कुछ एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वैसे भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो लेट्स ड्रॉ एक्स वाई एक्सिस। तो एक्स वाई एक्सिस को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो एक्स वाई एक्सिस को यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया कुछ कलर, मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, इसको मान लो वाई एक्सिस, और यहां से एक लाइन इधर की तरफ ड्रॉ कर लो, इसको मान लिया हमने एक्स एक्सिस। तो अब यहां से इस चीज को हम ऐसे कवर कर सकते हैं कि ये हमारा ये ओरिजिन है, ये हो गया ओरिजिन, और इधर की तरफ एक्स एक्सिस है, और यहां पे हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब इस पोर्शन को, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। ये भी एक चीज है, मास जो होगा उसका डेंसिटी जो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो अंडरस्टूड है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली कहीं भी होगा, वो बिल्कुल मिडिल में होगा, यहाँ पे कहीं उसका सेंटर ऑफ मास होगा। और मान लिया इसके सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे C1 नाम दे दिया। इसी तरह से ये जो हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन है, उस ट्रायंगुलर पोर्शन का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कहीं पे होगा, और उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यहाँ पे हमने C2 मान लिया। अब हमें C1 और C2 का कोऑर्डिनेट्स या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर पता हो जाए तो हम इसके वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मास की बात करें तो इस पूरे का मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा। तो पहले इस पूरे का मास की बात कर रहे हैं, तो C1 का जो मास होगा, इस रेक्टेंगुलर शेप का जो मास होगा, तो उसको पहले मैं निकाल लेता हूं। तो यहां मैं लिखता हूं मास ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप का मास कितना हो जाएगा? चूंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि इसकी यहाँ से जो विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर है, 1, और इसको सेंटीमीटर में रहने देते हैं, और ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 हो गया। और इसको डेंसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये मास हो जाएगा। देखो बच्चों, मास जो होता है ना, जनरली हम लोग वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई सर्कुलर शेप है, अब इसका मास जो भी है इसी एरिया में होगा, बिल्कुल प्लेन शेप है, इसका विड्थ नेग्लिजिबल है, तो इसका मास इसी एरिया में होगा। तो अब एक एक पार्टिकल का, एक एक जो कण है जिसको हम लोग माइन्यूट पार्टिकल कहते हैं, एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर साइज का, उनके जो मास की बात करते हैं उसको हम लोग रो लिखते हैं, उसको डेंसिटी कहते हैं हम लोग। तो इस डेंसिटी को इस पूरे एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये पूरे इस एरिया में जितना मास है वो पूरा मास मिल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा इसकी विड्थ है, मान लो इस तरह का, ये इसकी थोड़ा सा हाइट हमने ले लिया इस तरह से। अब इस फेस का या इस को हमने एक हाइट दे दिया इस फेस को, और ये हमारा एक
ज्योमेट्रिकल फिगर बन गया सिलेंडर। और मान लिया कि इसका हाइट उसको h कर दिया, तो अगर ये हमने लिया है सर्कुलर, तो इसका एरिया हमने समथिंग ले लिया, एरिया a है। तो अभी ये बिल्कुल ये एरिया में था, इस एरिया में अगर मास की बात थी तो एरिया को हमने क्या करा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये एरिया की बात नहीं रहा, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपका, ये वैल्यू आपका एरिया है, और एरिया के बाद हमने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पूरे अंदर में जो उसका स्पेस है, जिसको वॉल्यूम कहते हैं, पूरे में उसका मास बिखरा हुआ है। तो अगर हम इस पूरे का मास निकालना है तो यहाँ हमें वॉल्यूम मल्टीप्लाइड डेंसिटी करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये जानना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे उसका एरिया की बात अगर करें तो ये एरिया हम लोग इसको निकाल सकते हैं, एरिया को आराम से निकाल लिया और डेंसिटी से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका हो गया मास हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं 4 रो और इसको हमने नाम दे दिया m1। ठीक है, इसी तरह से इस रेक्टेंगुलर शेप का ट्रायंगुलर शेप का, रेक्टेंगुलर को निकाल लिया, ट्रायंगुलर शेप का एरिया निकालना है। तो ये ट्रायंगुलर शेप जो है ये है आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का है, इक्विलैटरल ट्रायंगल से उसका एरिया निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम लोग इसको वैल्यू को, तो अगला मास हो जाएगा बच्चों हमारा मास ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन या ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप का मास। तो उसका एरिया निकालते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है बच्चों, ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और इसका साइड दिया हुआ है, यहाँ पे साइड दिया हुआ है 2√3 का स्क्वायर। ये एरिया हो गया, और इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है तो हम लोग कर लेते हैं इसको, ये √3/4 और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, यानी 4 कर देते हैं डायरेक्ट, और √3 का भी स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटू रो, तो ये हो गया आपको 3√3 इंटू रो, यानी दिस ट्रायंगुलर शेप जो है यहाँ एरो हेड उसका ये मास हो गया, और इस मास को हमने ले लिया m2। अब रही बात इसका डिस्टेंसेस, चूंकि हम y एक्सिस के अलोंग, ये फिगर आपको देखने के बाद जब आपने x और y एक्सिस को ड्रॉ कर लिया तो आप ये समझ गए होंगे कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है ऑन y एक्सिस होगा, और इसका भी सेंटर ऑफ मास वो y एक्सिस पर ही होगा। तो यहाँ ओरिजिन से इन दोनों सेंटर ऑफ मासेस या सेंटर्स की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ जो ये डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, चूंकि 4 है तो डेफिनेटली ये 4 का हाफ यानी 2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 हो जाएगा। ये 2 है, सेंटीमीटर में रखा है तो सेंटीमीटर। अब हमें ये देखना है कि ये वैल्यू कितना है। ये वैल्यू अगर मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से तो हमारा 4 है। अब इस डिस्टेंस को, यानी जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास है, ये एक साइड से इसकी दूरी क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि किसी भी ट्रायंगल का जो डायगोनल्स होता है, मेडियंस, जो मेडियंस होता है, वो मेडियंस एक दूसरे को जहां पे कट करता है वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी कहते हैं हम लोग, यहाँ पे जो मेडियन होता है, ये मेडियन को ये जी जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी इधर 2 पार्ट है इधर 1 पार्ट है। तो अगर इसका लेंथ अगर हमें पता चल जाए तो इसको 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान दो तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 का एंगल है बच्चों, ठीक है, ये 60 का एंगल है, और इस डिस्टेंस को हमने P ले लिया परपेंडिकुलर, और ये वैल्यू दिया हुआ हमको 2√3, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, एक साइड मेंशन है। तो यहाँ पे अगर हमने sin 60 ले लिया, sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री कितना हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी दिस साइड, यानी P अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2√3। sin 60 डिग्री होता है √3/2।
√3/2 एंड p/2 √3, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस साइड का लंबाई जो है, ये जो जिसको मेडियन कहते हैं हम लोग, मेडियन का लेंथ यहाँ पे अगर 3 हो जाता है और ये सेंटर ऑफ मास जो है इसको 2:1 में डिवाइड करता है, इधर 2 पार्ट इधर 1 पार्ट, तो डेफिनेटली इधर सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होगा, इधर 1 सेंटीमीटर होगा। यानी ये जो वैल्यू हुआ बच्चों, ये आपको 1 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक 4 + 1 ये हो गया आपको 5 सेंटीमीटर। तो अब ये डिस्टेंस भी हमें पता चल गया और यहाँ पे हम लोग उसको अब इसका इन दोनों सेंटर ऑफ मासेस का एक्चुअल जो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एरो हेड शेप जो है, या एरो हेड का और प्लस इस रेक्टेंगुलर का, इस पूरे का अगर हमने सेंटर ऑफ मास सेपरेटली निकाल रखा है, तो अब इन दोनों का जॉइंट या कंबाइंड या यूनो के इस पूरे का सेंटर ऑफ मास किस जगह होगा, कहाँ पे होगा, उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो अब यहाँ y एक्सिस के अलोंग है, तो हम लोगों ने जाना है कि y का जो सेंटर ऑफ मास होता है y एक्सिस के अलोंग, तो ये होता है m1 y1 + m2 y2 अपॉन सम ऑफ द मासेस, यानी m1 + m2 ये होता है। अब यह m1 कितना है, m1 इसको हमने ले लिया, ये m1 कितना है, 4p है, सॉरी 4 रो है, डेंसिटी है रो, और ये m1 हो गया, और डिस्टेंस यानी y1 y एक्सिस पे डिस्टेंस इसका कितना है, 2 है, तो इसको हमने 2 करा। अब प्लस m2 ये है 3√3 और इसका और डेंसिटी इसका रो, और डिस्टेंस ये m2 हो गया, और y2 डिस्टेंस यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर है, 5 कर दिया, डिवाइडेड अपॉन सम ऑफ द मासेस, तो मास का सम यानी ये हो गया 4 रो + 3√3 रो। अब यहाँ पे एक चीज अननोन क्वांटिटी हम लोग जो मान रखा है वो रो है, उस रो को हम लोग कॉमन आउट कर सकते हैं। कॉमन आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से कॉमन, और ये अंदर में हो जाएगा 4 × 2 = 8 प्लस, और ये 5 × 3 = 15, ये 15√3 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड अपॉन यहाँ से अगर हमने रो को कॉमन आउट करा तो ये हो जाएगा 4 + 3√3 3√3। अब यहां से इस रो को अगर हम कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉमन आता है बच्चों हमारा, यहाँ पे कॉमन, यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से √3 कॉमन आता है, क्या कि √3 अगर हमने रेशनलाइज करा तो उसको हम लोग कॉमन आउट, या फिर उसको हम लोग यहाँ पे √3 का वैल्यू बैठा देते हैं बच्चों। यहाँ पे कॉमन आउट में दिक्कत ये हो जाएगा कि यहाँ √3 से फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, ये करा 8 + 15, √3 का वैल्यू आप चाहो तो रख सकते हैं 1.732 होता है, डिवाइडेड अपॉन 4 + 3, और ये हो जाएगा √3 का वैल्यू 1.732। अब इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो ये आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ द एरोसेप्ट प्लेट हो जाएगा जो यूनिफॉर्म शेप का है, यानी ये यूनिफॉर्म है और यहाँ भी ये यूनिफॉर्म, यानी मास उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से आप अगला हमारा ज्योमेट्रिकल शेप जिसका हम लोग सेंटर ऑफ मास फिर निकालेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे अगले वीडियो को आप जरूर वॉच करें, आप देखोगे वहाँ पे मैं बड़ी अच्छी तरह से आपको निकाल के बताऊंगा। आप हमारे साथ बने इसलिए रहें कि आपको ये टॉपिक आपके स्पेशली बहुत कंफ्यूज करेगा। आप अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं हो तो बहुत ही कंफ्यूज करेगा आपको, और मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको बड़ा आसानी से समझ में आ जाता होगा। और आप इससे बच नहीं सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है आपको, नीट या जेईई कोई भी एग्जाम दोगे आपको इससे आपको फेस होना पड़ेगा। आपने इसको करा है बढ़िया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत इजी वे में क्वेश्चंस आता है, आपकी चुटकी बजाते हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से मेरे इन सारी चीज़ों को अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।